हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले स्पेसिफिक टाइप के यानी। तो इसमें क्वेश्चंस तुम देख रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इसको समझाने वाला हूँ। मतलब बेसिक थीम ये है कि एक ही एलिमेंट के हमें जनरली क्या दे रखे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे होते हैं, आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। उन दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एक ही एलिमेंट के लिए हमें दे रखे होते हैं, उसकी हेल्प से हमें तीसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है फॉर सेम एलिमेंट। या इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि आयरन से आयरन प्लस 2 उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट, आयरन से आयरन प्लस 3 y वोल्ट और आयरन प्लस 2 से आयरन प्लस 3 z वोल्ट। कहने का मतलब है कि इन तीन में से कोई भी दो गिवन वैल्यू हमें दे रखी होगी, उसकी हेल्प से हमें थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सब जगह देख सकते हो आयरन है, पहली बात तो सेम एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी बात कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होनी चाहिए सब जगह। यहाँ देख सकते हो जैसे 0 से +2 जा रहा है, या 0 से +3 जा रहा है, और यहाँ +2 से +3 जा रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में कि एलिमेंट सेम होंगे, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी तीनों के अंदर। ठीक है, जनरली 3 ही होती है। ठीक है, 3 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 3 ही हमारे ठीक है सिलेबस में मेंस लेवल पे होती है। तो दो की हेल्प से कैसे तीसरे को कैलकुलेट करें वो हमें करना है। तो इसको मैंने अननोन के फॉर्म में लिया है और क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि 0 से +2 का x वोल्ट है, 0 से +3 का y वोल्ट है और +2 से +3 का z वोल्ट है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y एंड z। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो दे रखे x y एंड z, इसके बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो इसको एक दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अभी जो मैं कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि थोड़ा सा कहने मतलब कॉन्सेप्चुअल भी आपको क्लियर होना चाहिए, और दूसरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम में अगर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस फॉर्म में सब्जेक्टिव में इसी तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है शॉर्ट ट्रिक, जो हम कंपटीशन एग्जाम में यूज़ करते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन पहले हम इसको ठीक है नॉर्मल जो इसका ठीक है कन्वेंशनल मेथड है कैसे सॉल्व किया जाता है कॉन्सेप्चुअली, वो मैं बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सिंपल से जो तीन मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, उनको मैं तीन रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा मुझे ईजी हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आयरन 0 से +2 जा रहा है, तो मैंने लिखा आयरन 0 से कहाँ जा रहा है, आयरन +2 जा रहा है, तो कितने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे इसका पोटेंशियल दे रहेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये इसका, तो वो क्या दे रहेगा मुझे, x वोल्ट दे रखा है। सेकंड आयरन से आयरन +3 जा रहा है, तो आयरन से आयरन +3 गया, तो कितने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा y वोल्ट, ये हमें गिवन दे रखा है। और तीसरी इक्वेशन +2 से +3 जा रहा है, तो आयरन +2 से आयरन +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना एक इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा। तो यहाँ से इसका जो पोटेंशियल हमें दे रखा है वो z वोल्ट दे रखा है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन दे रखी थी, अभी तक कुछ मैंने नया नहीं बताया। अब इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है कि तीन जो इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, उन तीन में से किसी भी दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो तीसरी इक्वेशन अपने आप में मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक बार वीडियो को पॉज करके, और ये आइडेंटिफाई करो कि किन दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, या उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े नंबर, तो वो भी कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कई लोगों को दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 सॉरी, इसको सेकंड और इसको थर्ड। जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या मैं कर रहा हूँ, उल्टा करके लिख दे रहा हूँ, रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ। तो इसको मैंने लिखा आयरन +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और क्या बना लेगा, आयरन। जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको मैंने क्या करा, रिवर्स कर दिया। मतलब यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन दे रखा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ था, तो इसको मैंने रिवर्स करके लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम,
एक इक्वेशन के लिए जो दे रखा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन है, तो मैंने रिएक्शन को उल्टा लिखा। अब इसका ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया और इसको नेम दिया 4 नंबर। अब यहाँ समझने वाली बात ये कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कहने में तो ऐसे भी बोल सकता था मैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 3 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया कि सेकेंड और फोर्थ को मैं क्या करूँ, ऐड करूँ। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं क्या कर दूँ, इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दूँ तो अपने आप इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा मुझे, 3 ऑब्जर्व हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखना, इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखा आयरन, ठीक है, वापस से लिख दे रहा हूँ मैं एक बार, उससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन +3 में, +3 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे दिया, y, ठीक है, y लिख रहा हूँ अभी मैं, पूरा बोल्ड नहीं लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 ये आयरन +2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आयरन के अंदर, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, -x हो गया। इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखना आयरन +2 से, सॉरी, आयरन से ये आयरन कैंसिल हो जाएगा और LHS में क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ आयरन +2 मिलेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन उधर ले जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयरन +3 ये, और +1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और देखना इसको ध्यान से, ये Z की वैल्यू हो जाएगी। हरी बात समझ में? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि हमें क्या करना होगा, दो रिएक्शंस को, ठीक है, इस तरीके से देखना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, या ज़रूरत पड़ने पे किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि मुझे क्या मिल जाए, थर्ड रिएक्शन मिल जाए। अब हमने पूछा x, y और z के बीच में रिलेशन, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा 2 + 4 करा तो 3 आ गया, तो मतलब क्या करूँ, y + -x कर दूँ तो z आ जाना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्या, कि अगर मैंने जैसे इस तरीके से रिएक्शन को लिखा और इसी के फॉर्म में मैंने y प्लस, ठीक है, y + -x को ऐड करा और z के बराबर लिख दिया, यही पूछा था क्या मैंने, रिलेशन पूछा था। तो ऐसा जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे, ये बिल्कुल रिलेशन गलत है यानी, ठीक है। अब गलत क्यों है, पहले उस पर बात कर लेता हूँ। क्योंकि ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐड कर रहा हूँ तो ये कोई डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। मैं इसलिए ऐड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो E है या E0 है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होती है, दो तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो वो होती है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ये जो वैल्यू होती है एक एलिमेंट के लिए, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, वो फिक्स वैल्यू होती है, वो उसके अमाउंट या मास पे या साइज पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये कैसी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये पढ़ चुके हैं। अब फिर कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा, ठीक है, एक डाउट और यहाँ से आएगा, कुछ बच्चों को ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा ही तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब से हमने पढ़ना स्टार्ट करा तो आप ऐसे ही तो कर रहे हो, एनोड की इक्वेशन आपने लिखी, कैथोड की इक्वेशन आपने लिखी और दोनों को क्या करा, ऐड करके आपने लिख दिया। यानी बिल्कुल सही है, ऐसा दिमाग में आ रहा तो बिल्कुल सही है, वहाँ पे तो आप ऐड करके लिख दे, तो ये एनोड का हो गया, ये कैथोड क्या हो गया, और इन दोनों को ऐड करके ई सेल बोल के और दोनों को ऐड कर दे रहे थे डायरेक्ट। बिल्कुल सही है, ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला था जो सेल रिएक्शन आती है, जो सेल रिएक्शन फाइनल हम लिखते हैं उसमें कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखोगे तो इन दोनों को ऐड करने पे इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मुझे, तो आइदर मैं क्या करूँ, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को गायब करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करूँ और उसको एलिमिनेट कर दूँ। जब मैं इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी लास्ट में वापस बता दूंगा, जब इस चीज़ को बैलेंस करना होगा तो मेरे को क्या होगा, 3 और 2 को क्या हटाना है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ।
इसको 2 से करूँ, इसको 3 से करूँ, और जब ऐसा करूँगा तो इस पूरे को भी करना पड़ेगा ना। जब इनको पूरे को, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आएंगे इसमें, लेकिन जो फाइनल रिएक्शन आएगी वो चेंज हो जाएगी, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी। यानी आ रही मेरी बात समझ में? तो अगर किसी के दिमाग में वो डाउट आ रहा हो कि सर वहाँ तो कर देते थे ईसीसी के अंदर, यहाँ नहीं कर रहे हो, तो वो इस वजह से नहीं कर पा रहे। इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो फिलहाल कि इसको ई को डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ये क्या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फिर कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना होगा, यहाँ पे एक नई क्वांटिटी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो क्या है, ई नॉट है, तो मैं लिख रहा हूँ डेल जी नॉट। और डेल जी नॉट जो होती है, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो एडिटिव इन नेचर होती है। तो ये तो हमारी लिमिटेशन हो गई कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो ई नोट को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंसिव को तो यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ई और डेल जी के बीच में एक रिलेशन होता है, और क्या रिलेशन होता है वो हमें पता है, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि डेल जी नॉट जो है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एन एफ ई नॉट सेल होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ इसके लिए डेल जी नॉट की वैल्यू, तो नेगेटिव एन एफ ही लिखना है, तो एन तो क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, तो यहाँ पर तो हो गया 3 इंटू एफ फेरेडे एज इट इज़ लिखा, और ई की वैल्यू इसमें क्या आ गई, वाई आ गई। जब इसके लिए मैं लिखूँगा डेल जी नॉट, ठीक है, तो इसमें एन तो क्या कितना आ जाएगा, नेगेटिव, ये पहले तो जो फॉर्मूले में आता है, एन की वैल्यू इसमें 2 एफ एज इट इज़, ठीक है, और इस केस में ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और थर्ड, जब इसके लिए लिखूँ अगर मैं, तो नेगेटिव फॉर्मूले में जो आता है कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो 1 इंटू एफ इंटू, और क्या दे रखा है इसके लिए, ई नॉट जेड दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख दूंगा, नेगेटिव ऑफ 3f(y), नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2f(x), और ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली f इंटू जेड। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से, क्योंकि अब डेल जी क्या है, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो इस और इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मतलब 2 + 4 को ऐड करो तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो इसको अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। जब ऐसा करेंगे, ठीक है, इसमें ये नेगेटिव सिंबल रह गया, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब जब इसको लिखेंगे, ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ 3f(y), ठीक है, प्लस 2f(x) इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f(z), ये आएगा। ठीक है, तो बस इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार ये पहले इसको कॉपी कर ले आप इस वाले पेज को, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया। ठीक है, तीनों में से f क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो f क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ z। ये ऐसे लिख दूँ मैं z के फॉर्म में, z इज इक्वल्स टू नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2x। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में इस तरीके से आ सकता है कि z हमें कैलकुलेट करना होता तो हमें क्या
पता होना चाहिए था, x और y पता होना चाहिए था, लेकिन ये नंबर कैसा आया तो वो हमने सॉल्व करके बताया। क्योंकि E एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डेल जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशन में से किन्हीं भी 2 इक्वेशन को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है ताकि थर्ड इक्वेशन हमें क्या करे, मिल जाए, और उससे हम क्या कर लें, उसको कैलकुलेट कर लें। अब एक जो डाउट मैं बता रहा था, ठीक है, कि मैंने बोला था कि उसको वर्बली बता दिया, तो उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं क्या करता, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी लिखी हुई थी, सेकंड इक्वेशन लिखी हुई थी, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करता मैं किसको, सेकंड इक्वेशन को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ Fe2 Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, यही थी इक्वेशन। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखता तो ये हो जाता है 2Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और जो इक्वेशन नंबर 4 मैंने जो बनाई थी उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 3, तो ये हो जाता, 4th इक्वेशन थी हमारे Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये Fe, मल्टीप्लाई करते इसको तो ये क्या हो जाता है, 3Fe+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 3Fe, सॉरी, ठीक है। इन दोनों को अब क्या करते हैं, हम ऐड कर देते, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। अब यहाँ से देखना, इधर 2Fe और इधर 3Fe, मतलब एक Fe यहाँ बचेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले डायरेक्ट, एक Fe यहाँ बचेगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस राइट साइड में, और मेरे पास बचेगा 2Fe+3 ये, और इधर मुझे क्या मिलेगा, 3Fe+2। ये हमें इक्वेशन मिलेगी। बट अब इस इक्वेशन में देखोगे, फाइनल इक्वेशन के अंदर कोई भी मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन ये जो इक्वेशन मुझे मिली है, क्या ये वही इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, नहीं, क्योंकि जो हमें इक्वेशन चाहिए थी वो क्या थी, Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए हमें वैल्यू चाहिए थी, लेकिन जब इनको अगर मैं क्या कर दूं, जैसे तुम चाह रहे थे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करके लिख दूं, ठीक है, तो जैसे तुम अगर किसी के दिमाग में चल रहा था कि हमने क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके और इक्वेशन ऐड करके लिख दे रहे थे, तो उसमें हमने एनोड कैथोड मान के और ऐड करके लिख रहे थे उनको, तो वैसे इसमें लिख तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जब ऐसा करते तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी। लेकिन इन दोनों को ऐसा करने पे, इलेक्ट्रॉन बराबर करने पे, इक्वल कर देने पे, क्योंकि इस फाइनल इक्वेशन में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए थे, तभी मैं ऐसा कर सकता था, ठीक है। तो वो जैसे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 2 और 3 से, तो ये इक्वेशन ही क्या हो गई, चेंज हो गई। अब इक्वेशन चेंज होगी तो वो z थोड़ी रहेगा, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें जो जो कन्फ्यूज़न और डाउट आ सकते थे वो सारे मैंने लेने की कोशिश करी। पहले चीज़, ई को यूज़ नहीं करने का रीज़न इंटेंसिव, डेल जी को यूज़ करने का रीज़न एक्सटेंसिव, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है कि थर्ड इक्वेशन अपने आप मिल जाए। और अगर ऐसा भी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता था, ठीक है, इसी में बता दूँ तो अगर इस इक्वेशन के लिए अगर वो पूछता तब तुम्हें डेल जी की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट क्या करते तुम, ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं इसमें, ये इस इक्वेशन के लिए पूछता तो दोनों के ई को, ठीक है, अगर इसका हमारे लिए क्या था, क्योंकि ये जो नंबर से मल्टीप्लाई करा, इस पे ई की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब ही क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो 1 मोल के निकालो, 2 मोल के निकालो, 1 kg के निकालो, 2 kg के निकालो, 10 ग्राम के रोड हो या 1 kg के रोड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं डायरेक्ट क्या करता, ये जो इक्वेशन है सेकंड, इसके लिए वैल्यू क्या है y, इसके लिए वैल्यू क्या है -x, तो y -x लिखता तो वो z आ जाता, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने जो बोली एक बार ध्यान से सुन लेना, फिर से सुन लेना इस लेक्चर को स्टार्टिंग से, क्या मैंने समझा ही नहीं। ये तो बात हुई नॉर्मल बातें। अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने में पता लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी हो गया, टाइम टेकन हो गया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में आ रहा है तो इतना टाइम हम इसमें नहीं दे सकते। तो कंपटीशन एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है हमने, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक को देखें, और इसमें खास बात यह है कि शॉर्ट ट्रिक के अंदर
जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और उसमें बस हमें छोटा सा एक फॉर्मूला उसको ध्यान रखना है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले और जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है उसको मैंने एक हेडिंग के फॉर्म में लिखा है, तो वो हेडिंग डाल ले और इसी क्वेश्चन को चाहे, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा और इस क्वेश्चन को, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में यूज़ करोगे तो जो आंसर है वो वापस यही आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से, तभी तो प्रूव होगा। नहीं कि जनरली नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने से और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने से सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जनरल कन्वेंशनल मेथड से मैं सॉल्व करके बता दिया, शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, किसी और क्वेश्चन के लिए तुम इस पर अप्लाई करके देख लेना है। अब क्वेश्चन हमें, ठीक है, हेडिंग मैंने डाली है, कैलकुलेशन ऑफ थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दो रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखे होंगे, उनकी हेल्प से हमें थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, E3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस N1 इंटू E1 प्लस माइनस N2 इंटू E2 होल डिवाइडेड बाय प्लस N3। प्लस माइनस का मतलब है कि पॉजिटिव भी हो सकता है ये टर्म और नेगेटिव भी हो सकता है। एन की वैल्यू, इधर एन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन N3 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अब N1 N2 N3 और E1 E2 E3 क्या है, E1 और E2 दो रिडक्शन पोटेंशियल है जो आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है, N1 और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, गेन और कुछ भी बोल सकते हो, लूज। ठीक है, और अगर रिडक्शन की ये स्पेसिफिक कर दिया फॉर्मूला किसके लिए हमने लिखा है, अगर लास्ट जो फॉर्मूला लिखा था उसको क्या करो, सारी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लो, रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये तो उनका पोटेंशियल हो जाएगा, दो जो गिवन है, और N1 और N2, ठीक है, N1 और N2 क्या होंगे, रिडक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, ठीक है, लूज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल गेन हो रहा होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल Fe+2 से कहाँ जा रहा होगा, Fe 0 में जा रहा होगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो N1 और N2 को क्या मान सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन मान सकते हो। ठीक, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसको गेन लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। और N3 क्या होगा, पहले तो E3 की बात करते हैं, थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो हमें थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कैलकुलेट करना है, लेकिन जो N3 होगा वो N3 थर्ड रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हमें दे तो रखा होगा किस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि सारी बात किसके लिए हो रही, एक ही एलिमेंट के लिए हो रही। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करा है उसी से रिलेटेड है, एक ही एलिमेंट की अलग अलग तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफर हो रहा होगा, दो की वैल्यू गिवन होगी, तीसरे को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता होगी, तो वहाँ से हम N3 निकाल लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है स्पेसिफिक कि N3 हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना उसके लिए N3 हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और इस N3 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि N1 और N2 क्या हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, कैसे मैं समझा दूंगा कि N1 और N2 को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि दोनों को ऐड करें तो भी N3 आना चाहिए। ठीक है, मतलब आइदर इन दोनों को ऐड करो तो N3 आ जाना चाहिए, या N1 माइनस N2 करो तो N3 आ जाना चाहिए, या N2 माइनस N1 करो तो क्या आ जाना चाहिए, N3 आना चाहिए। हाँ, माइनस N1 और माइनस N2 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अगर ऐसा होगा तो N3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में, तो N3, तो ये तो पॉजिटिव होगा, और N1 और N2 पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, N3। तो दोनों को ऐड कर दूँ तो N3 आ जाना चाहिए, या N1 माइनस N2 ऐड कर दूँ तो N3 आ जाना चाहिए, या N2 माइनस N1 कर दूँ तो N3 आ जाना चाहिए। इस तरीके से उसका क्या सिंबल डिसाइड होगा। तो ये तो हुआ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम्हें। दो के लिए जो दे रखी है वो N1 E1 प्लस माइनस और प्लस माइनस N2 E2, और थर्ड के लिए जिसके लिए कैलकुलेट करना वो, और डिवाइड बाय उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट, ठीक है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है लेड का Pb+2 से P में। ठीक है, रिडक्शन ये है, +2 से 0 जा रहा है, उसकी वैल्यूज दे रखी है हमें। ठीक है, ये E1 हो गया एक तरीके से, और +2 से 0 मतलब ये क्या हो गया, N1 मान लो इसको। ठीक है, इसको N1 मान लो, किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको N1 मानो या इसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये पहले लिख रखा तो उसको मान लेता हूँ, +2 से 0 जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
2 तो n1 की वैल्यू 2 हो गई और e1 की वैल्यू कितनी हो गई -3। यहाँ पे +2 से कितना जा रहा है +4 जा रहा है, ठीक है, +2 से कितना जा रहा है +4 जा रहा है। तो पहले तो ये मुझे क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको रिडक्शन पोटेंशियल में। तो पहले तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूँ रिडक्शन पोटेंशियल में, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो वापस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है इसमें +4 से +2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और ये क्या हो जाएगा ये मेरे पास इसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या दे देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मुझे क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी और +4 से 0, ठीक है। तो +4 से 0 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो n3 की वैल्यू मुझे पता लगी कितनी 4 +4, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी। तो ये मैंने इनके नोटेशन समझा दिए, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आएगा तो सॉल्व करके देख सकते हो इसको। और यही चीज़, ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक इस पे लगानी है लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक तुम खुद लगा के देखना और उससे आ रहा है क्या रिजल्ट। अब देखिए इसमें, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ E1 बोल देता हूँ और E1 के अंदर क्या हो रहा है Pb +2 से Pb में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कितना दे रहेगा -3 वोल्ट। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू मैंने लिख दी -3 और N1 की वैल्यू लिख दी कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ E2, ठीक है, और इसको उल्टा लिख रहा हूँ कि Pb, क्योंकि मुझे क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला ध्यान रखना स्पेसिफिक किसके लिए रिडक्शन। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी किसी का दे रखा है तो सबको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो। अगर एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन है, जैसे इसमें दे रखा है ये तो ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, तो रिडक्शन को तो रहने दो, ऑक्सीडेशन को किस में कन्वर्ट कर लो रिडक्शन में। तो रिडक्शन में करोगे तो ये Pb +2 और अपोजिट करोगे तो ये इसका अगर ऑक्सीडेशन -1 है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा E2 की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये भी 2। फिर आ जाओ E3 Pb +4 से कहाँ जा रहा है Pb जा रहा है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो E3 तो हमारे लिए क्या हो गया अननोन हो गया और N3 कितना हुआ लेकिन +4 से 0 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब जो अननोन है उसको तो हम यहाँ लिखेंगे E3 डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड नीचे हमेशा क्या आएगा N3 आएगा, फॉर्मूले में लिखा और क्या आएगी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो ये लिख दिया 3। अब N2, ठीक है, सॉरी इसको गलत लिख दिया मैंने, ये कितनी 4 होगी ना, +4 से 0 में जा रहा तो कितनी 4 होगी, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी ये वैल्यू 4। अब हमें क्या करना है N1 और N1 और N2 का इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि किसके बराबर आ जाए N3 के। तो यहाँ सब दिख ही रहा होगा कि N1 N3 के बराबर इन दोनों को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा ऐड ही करना पड़ेगा, मतलब ये भी +2 ये भी +2 दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आप क्या बन जाएगा 4। इसका मतलब दोनों का सिंबल यहाँ से पता लग गया कि ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। तो इस फॉर्मूले में जो प्लस माइनस है उसमें यहाँ पे भी प्लस आएगा यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्लस, ठीक है, +2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये इस तरीके से लिख लेते हैं +2 मल्टीप्लाई बाय E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, ठीक है, E1 की वैल्यू -3 दे रखी है। फिर यहाँ पर देखना प्लस माइनस में से क्या आएगा प्लस ही आएगा वापस, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस और इसकी वैल्यू भी कितनी 2 और इसमें E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आई बात समझ में। इस तरीके से हमें क्या करनी है इसकी वैल्यूज़ रखनी है और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -6 +2 तो कितना हो जाएगा -4 और -4 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ जाएगा -1 वोल्ट, ठीक है। तो वहाँ हमने इतना लेंथी करा था। इसी क्वेश्चन को चाहो, ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है कि कैसा है तो लास्ट क्वेश्चन जैसा हमने करा था, ठीक है, उसी तरीके से कन्वेंशनल मेथड से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वापस उल्टा लास्ट क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक से करके देख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से मैं
बताने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, ठीक है। फिर भी एक एग्जांपल और देख लेते हम, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही रहा होगा। MnO4 माइनस से Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 3 वोल्ट दे रखा है। MnO2 से कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में -1 वोल्ट दे रखा है। तो MnO4 माइनस से MnO2 में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन या हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो इस बार अकेला एलिमेंट नहीं दे रखा है, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन अल्टीमेटली चेक करोगे तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा है नहीं। और किसका हो रहा है, मैंगनीज का, ठीक है। तो रेडॉक्स हमने जो पढ़ा उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन है ये, तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके और खुद से सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक लगा के। यहाँ मैं बता देता हूँ, चेक कर लो एक बार जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। तो हम क्या करें, पहले तो इसके लिए फर्स्ट केस के लिए हमें क्या दे रखा है, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने रिएक्शन लिख दी, यही बताता हमें, ये LHS या RHS ये हाफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे तो मैंगनीज पे +2 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की हमेशा क्या होती है -2, और इस ओवरऑल पे क्या है माइनस। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे कितनी हो जाएगी, -8, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, इसको x मान लो। इस तरीके से करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो एक बार। अननोन Mn की मैंने मान ली x, एक एटम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है x, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 और इक्वल्स टू -1। एक मैंगनीज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, प्लस 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन की -2, और उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कुछ नहीं होता तो 0 लेते इक्वल्स टू, जो भी प्लस माइनस होता वो लिख लिया। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -8, और उधर जाएगा तो कितना, +7। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। तो +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, मैंगनीज +2 में। तो यहाँ से E1 की वैल्यू वो तो मुझे दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल कितनी, 3 वोल्ट, और N1 की वैल्यू यहाँ से मुझे पता लग गया कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं MnO4 माइनस +5 इलेक्ट्रॉन, तो किस में आ जाएगा, MnO+2 में। इसी तरीके से इसके लिए अगर हम लिखें MnO2 से कन्वर्ट किस में हो रहा है ये, Mn+2 में। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक ऑक्सीजन पे कितना, -2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0 जाएगा, तो ये कितना जाएगा, +4। तो +4 से किस पे कन्वर्ट हो रहा है, +2 में हो रहा है। तो यहाँ पर E2 जो होगा, ठीक है, वो तो ये तो रिडक्शन ही है, तो ये तो रहेगा -1 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो N2 होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, +4 से 2, और देखना ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, तो ध्यान रखना सब रिडक्शन होने चाहिए, फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक रिडक्शन के लिए हो। फिर यहाँ पर चेक करोगे थर्ड में, तो MnO4 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है ये MnO2 पे। तो यहाँ पर हमने निकाली नहीं, MnO4 पे कितना होगा, +7 होगा, और MnO2 पे कितना होगा, +4 होगा। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, +7 से +3 में। तो E3 इसको मैंने मान लिया, इसको तो हमें कैलकुलेट करना है, और जो N3 होगा वो +7 से +4 कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, E1 E2, ठीक है, N1 N2 निकाल लिया, और N3 हमें हमेशा पता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट से, और E3 हमें कैलकुलेट करना है। तो E3 हमें जब कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, हमेशा N3, और वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब N1 और N2 को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि क्या आ जाए, हमारा N3 आ जाए। तो यहाँ से दिख ही रहा है N1 + 5 है, क्या N1 5 है और ये 2 है, तो 5 + 2 करूँगा तो 7 आ जाएगा।
और 2 -5 करूँगा तो -3 आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, 5 - 2 करना है, तभी तो +3 आएगा। तो इन दोनों को इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि ये टर्म मिल जाए। तो n1 तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये 5n1, e1 की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, 3, ये लिख दिया मैंने 3। इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो लिखा माइनस, ये लिखा मैंने n2, और e2 कितना दे रखा है, -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 3 15 प्लस कितना 2, तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है। 15 + 2 17 डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना 5.6 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करके जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में 2 रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हो सेम एलिमेंट के लिए, ठीक है। सेम एलिमेंट का जरूर मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूल या आयनिक फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें देखना है कि बस एक ही एलिमेंट होगा कॉमन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा। तो इस तरीके से 2 अगर वैल्यू हमें दे रखी तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, और एक टाइप के क्वेश्चंस और हम तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जनरली, वो भी हम देख लेते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। इस टाइप की क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, ठीक है, डेल जी और वर्क डन, वर्क मैक्सिमम, ठीक है, डेल जी नॉट, ठीक है, और या डेल जी, तो उसी टाइप की क्वेश्चन है। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी, ठीक है। तो हमें पता है डेल जी और ई के बीच में, ठीक है, डेल जी नॉट या ई नॉट के बीच में एक रिलेशन होता है, डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या, -NFE नॉट सेल। तो एक वैल्यू दे रखी होगी, दूसरे आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है, -NFE। तो ई हमें दे रखा है, सॉरी ई कैलकुलेट करना है, डेल जी दे रखा है, और एफ तो फिक्स होता है, फेरेडे 96500। तो अल्टीमेटली इस तरह के क्वेश्चन हमें निकालने क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से मान लो कि सेल रिएक्शन दे रखी है, फाइनल रिएक्शन दे रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख ले एक बार। रिएक्शन लिखी मैंने Al2O3, वो कन्वर्ट हो रहा है टू एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2, ये रिएक्शन दे रखी है हमें। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअल इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो कैसे पता लगाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन की वापस से एप्लीकेशन है। इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें जो भी एलिमेंट दे रखा हो, कोई सा भी एक एलिमेंट पकड़ लो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे देखोगे तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन की तो हमेशा मेटल के साथ क्या होगी, -2 ही। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 एल्यूमिनियम, उसकी मैंने x मान ली है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हमेशा क्या होगी, -2, और कुछ नहीं दे रखा तो चार्ज 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x - 6 = 0। तो x = कितना आ जाएगा, +3। और वैसे बता चुका हूँ मैं, रिडॉक्स पढ़ाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। तो इस पर कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3, यहाँ पर कितना आएगा इस पर 0, ठीक है। एलिमेंटल स्टेट हो गई, तो ये आ गया 0, मतलब +3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हम बताया था, रिडॉक्स के अंदर मैंने बताया था कि इस मॉलिक्यूल में मुझे देखना है एल्यूमिनियम कितने हैं। एक एल्यूमिनियम के लिए +3 से ज़रा 0, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। तो 2 एल्यूमिनियम के लिए कितने होंगे, 2 × 3, ठीक है। आई होप याद आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं याद आ रहा होगा तो रिडॉक्स को आप देखोगे, ठीक है, नोट्स, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो एक एलिमेंट के लिए हमें ये हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है, उस एलिमेंट की, एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। अगर 2 3 4 जितनी भी है तो वो फिर एवरेज बताता है। तो एक एलिमेंट के लिए +3 से 0 जा रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 के लिए कितना दिखाएगा, 2 × 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना वो बोला जाता है, गेन या लूज से उस समय पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताते, इसमें पॉजिटिव ही आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ n = क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर्ड, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन की वैल्यू मुझे पता लग गई। बस यहाँ से मुझे फॉर्मूला पता ही है, डेल जी नॉट क्या होता है, एन एफ ई नॉट आता है। ठीक है, ये ई नॉट सेल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई नॉट सेल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो नेगेटिव ऑफ डेल जी नॉट डिवाइडेड बाय एन एफ, और नेगेटिव डेल जी नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये तो है फॉर्मूला वाला नेगेटिव, और ये डेल जी नॉट की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव 2464 किलो जूल। तो किलो जूल को क्या कर दूँ, जूल में कन्वर्ट कर दूँ 10⁻3। एन मैंने कैलकुलेट कर ही लिया कितना 6, और ये कितना हो जाएगा 96500। इसको कैलकुलेट कर ले, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा समथिंग 4 पॉइंट, ठीक है, 25 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल शीट में या कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली इसमें तुम्हें करना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है कि तुम्हें बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अगर आपने निकाल लिए तो बस उसके बाद इसमें फॉर्मूला बेसिक्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर ले जल्दी से। ठीक है, वापस से एक रिएक्शन दे दी हमें, C6H12 प्लस 9O2 कन्वर्ट 6CO2 प्लस 6H2। तो E नॉट सेल की वैल्यू 2 वोल्ट दे दी है, तो इस बार डेल जी नॉट पूछा। ठीक है, तो दो ही चीज़ है इसमें, या तो डेल जी नॉट पूछ लेगा या E नॉट पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें L कैलकुलेट करना है। तो वापस से वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर ले आप लोग और वेरीफाई कर ले। तो बैलेंस रिएक्शन दे दी है C6H12 plus 9O2 which convert into 6CO2 plus 6H2। ठीक है, ये हमें दे रखी रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं किसका निकाल रहा हूँ, कार्बन का निकाल लूँ। तो कार्बन का निकालोगे तो 6 कार्बन हमें पता नहीं है। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो X मान लिया, प्लस 12 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हमेशा क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इज इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 6x इक्वल्स टू -12, दैट इज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर -2। तो कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगी -2। और यहाँ पर जब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो एक कार्बन अननोन x मान लिया, प्लस 2 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इज इक्वल्स टू क्या 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना +4। तो यहाँ पर कार्बन की आ रही है +4। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके तो क्या होती है फिक्स्ड होती है, तो इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना ट्रांसफ़र। तो n जब हम निकालेंगे तो यहाँ से देखना -2 से +6 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव से -2 से पहले कहाँ जाएंगे 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 0 से जाएंगे +4 तो कितने हो गए 4। तो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो सब ये रिडॉक्स में बता चुका हूँ किस तरीके से देखना है। ठीक है, -2 +4 करके +2 मत कर देना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमें देखना है। तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखने के लिए, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो 0 को, ठीक है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो -2 से +4 टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -2 से, किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इस तरीके से देख लेना, ये अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -2, ये +1 +2 +3 +4 इस तरीके से ऑल्सो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है इधर और यहाँ पे नेगेटिव है। तो -2 से हमें कहाँ जाना है +4 जाना है।
तो 1 इलेक्ट्रॉन ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 तो इलेक्ट्रॉन हुआ एक कार्बन के लिए। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम के लिए बताते हैं, तो -2 से +4 एक कार्बन के लिए हुआ। तो टोटल इसमें कितने मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितने दे रखे, 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल कितना आ जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाकी बस फॉर्मूला रख दो, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NFE0 सेल, नेगेटिव n की वैल्यू दे दी हमने 36, F फिक्स होता है 96500। ठीक है, याद नहीं तो याद कर लेना, मोल में भी हम पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते ही है। और E0 सेल, ठीक है, E0 सेल की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी है इसने 2 वोल्ट। तो इसको हम कैलकुलेट कर ले अल्टीमेटली, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6948 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। और ऑप्शन चेक कर लेना, अगर क्या इसमें किलो जूल में दे रखा हो तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 6948 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन देख के यूनिट को देख लेना एक बार, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं था, बस हम अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी होगी, ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है, और फिर डेल जी या ई कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस लेक्चर को फिर से ध्यान से देख लिया। अल्टीमेटली आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स ही देखे हैं। थैंक यू।